एक बूढ़े पिता के आत्मसम्मान की कहानी। लखन जी अपनी बहू काजल से बोले, बहू जरा खिचड़ी बना दो, दांत में बहुत दर्द है। इस पर बहू चिल्लाते हुए बोली, जब देखो तब फरमाइश, आपको शर्म नहीं आती। लखन जी चुपचाप बैठे हुए बड़ी बहू काजल की बातों को सुने जा रहे थे। लग रहा था कि किसी भी समय वह अपना धीरज खो बैठेंगे, पर किसी तरह उन्होंने अपने आप को काबू में रखा हुआ था। काजल थी कि अनवरत बोलते जा रही थी। बात बस इतनी सी थी कि पिछले 2 दिनों से लखन जी के दांतों में कष्ट हो रहा था। दर्द से बेहाल थे। डॉक्टर को दिखाया तो उनके दांत को निकलवाने की सलाह दी, पर दर्द के कारण यह संभव नहीं था। डॉक्टर ने दर्द कम करने की दवाई दी और कहा कि दर्द खत्म हो जाए तभी दांत निकाला जाएगा। दांत दर्द की वजह से कुछ खा पी नहीं पा रहे थे, इसलिए बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा था, पर उसने 2 सूखी चपाती और सूखी सब्जी बेटे के हाथ भिजवा दी थी। लखन जी ने थाली को हाथ भी नहीं लगाया और बहू काजल जोर जोर से चिल्लाकर बोल पड़ी, जब खाना नहीं होता तो पहले से ही बता दिया करो, कितना भी करो इनके नखरे खत्म नहीं होते। वह यह बात समझने के लिए तैयार नहीं थी कि दांत दर्द की वजह से ससुर जी चपाती चबाने में असमर्थ हैं और गुस्से में थाली उठाकर बाहर चली गई। लखन जी ने एक गहरी सांस ली और छड़ी उठाकर अपने मित्र मोहनलाल जी के घर की ओर चल दिए। आज उनका दिल बहुत उदास था। अपनी दिवंगत पत्नी की याद उन्हें आने लगी और सड़क के किनारे बने एक बेंच पर बैठ गए। अतीत ने तीव्रता के साथ उनकी यादों में प्रवेश किया। लखन जी सरकारी कार्यालय में सेवारत थे। उनके 2 बेटे थे, अजय और विजय। दोनों ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उनकी पत्नी रेखा कम पढ़ी लिखी लेकिन मेहनती व स्वाभिमानी स्त्री थी, जो कुशलता के साथ उनके घर का संचालन करती थी। सब कामों में कुशल, इसलिए महीने के अंत में अपनी पूरी पगार पत्नी के हाथ में सौंप देते और खुद निश्चिंत हो जाते थे। घर के मामलों में वह कभी भी नहीं बोलते थे, पर पत्नी को जब भी उनकी सलाह की जरूरत होती तो वह हरदम उनके साथ होते थे। समय के साथ उनकी उन्नति होती गई और बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। अपने जीवन काल में उनकी पत्नी ने जो एक सबसे अच्छा काम किया वह था मकान बनवाना। शहर की एक अच्छी सी कॉलोनी में उसने अपने सपनों का संसार बसाया था। लखन जी ने ऑफिस से लोन लेकर कुछ दोस्तों की मदद लेकर अपनी पत्नी के सपनों को पूरा किया। पहले मकान 1 मंजिला था, पर जब बच्चे बड़े हो गए तो लखन जी ने हिम्मत करके मकान की 2 मंजिलें और बनवा दिए। उनके दोनों बेटों की शादी हो गई थी और दोनों के 2-2 बच्चे थे और लखन जी अपने छोटे बेटे के साथ निचली मंजिल पर रहते थे और उनका दूसरा बेटा दूसरी मंजिल पर रहता था। रसोइयां सबकी अलग अलग थी, पर 30 त्योहार वाले दिन सब एक जगह इकट्ठे होकर त्योहार मनाते। मुंह से तो कोई कुछ नहीं कहता था, पर अजय की पत्नी को बहुत तकलीफ होती कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। दूसरी भाभी तो बस हाथ हिलाने के लिए आ जाती है। उधर विजय की पत्नी का कहना था कि वह रसोई तो तुम्हारी है तो जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी हुई, पर यह बातें कभी भी झगड़े का रूप धारण नहीं कर पाती थी, क्योंकि रेखा जी खुद भी एक मेहनती महिला थी जो उम्र के इस दौर में भी चुस्त दुरुस्त थी। सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहना उनकी आदत थी। इस कारण काम को लेकर बहुएं भी उन पर निर्भर रहती थी। लखन जी जब भी अपनी पत्नी के साथ बैठते तो कहते कि अब हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, बस आराम से गुजारा हो जाएगा। जवानी में जो सपने तुम्हारे पूरे नहीं कर पाया वह अब करूँगा। और पत्नी हल्के से मुस्कुराकर अपनी सहमति प्रकट कर देती, पर लखन जी का यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाया
और एक दिन पत्नी उन्हें अचानक छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग सिधार गई। उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लखन जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी, पर होनी को कौन टाल सकता है। उनकी पत्नी ने कितने जतन से मकान की नींव बनाई थी, उसमें अब दरारें पड़ने शुरू हो गई थी। हालात इतने बदल गए थे कि त्योहार के समय एक दूसरे को बधाई देने में भी सबको कष्ट होने लगा था। सब अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त हो गए थे। एक अकेले लखन जी ही रह गए थे जो सब कुछ समझ रहे थे, पर उम्र के इस दौर में अपने आप को अंदर से मजबूत करने लगे थे। 2 दिन पहले ही वह जब अचानक घर में घुसे तो उन्हें बेटों और बहुओं की आवाज सुनाई दी। निराशा से वह चुपचाप खड़े हो गए और उनके दुख का ठिकाना ना रहा। जब उन्होंने सुना कि दोनों बेटों ने उन्हें महीने के लिए बांट लिया है। छोटी बहू को शिकायत थी कि जब मकान में सबका बराबर का हिस्सा है तो पिताजी की सेवा में भी सबका बराबर का हिस्सा होना चाहिए। मैं भी तो थोड़ा आजाद रहना चाहती हूँ, जो पिताजी के कारण संभव नहीं हो पा रहा। तकलीफ तो सबको हो गई थी, पर कोई चारा नहीं था। और अब लखन जी 2 हिस्सों में बंट चुके थे। जिंदगी यूं ही चलती जा रही थी। 2 महीने कभी एक बेटे के पास, फिर 2 महीने दूसरे बेटे के पास। मुसीबत तो तब आती थी जब कभी महीने के अंत में यदि उनकी तबीयत खराब हो जाती तो उनका इलाज यह सोचकर नहीं करवाया जाता कि अब 2-4 दिन के बाद दूसरे बेटे के पास तो जाना ही है, वही इलाज करा देगा। आज लखन जी के सब्र का बांध टूट गया था। 2 दिन पहले ही उन्होंने दांत निकलवाया था। उनका दिल कुछ मीठा, कुछ गरम और नरम खाने का हो रहा था। उन्होंने अपनी छोटी बहू को हलवा बनाने के लिए कहा और छोटी बहू का जवाब था कि मैं अभी खाली नहीं हूँ, आपको और कुछ तो सूझता नहीं, इस उम्र में भी खाने की पड़ी है। 2 दिन के बाद बड़ी बहू के पास जाएंगे तो वहीं खा लेना, मैं किट्टी पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ। और लखन जी के शब्दों पर लगाम लग गया। आज तक वह अपने बेटे बहुओं की सब बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहे थे, पर आज तो हद हो गई। आंखें आंसुओं से भर गई और वे अपने दोस्त के घर चले गए। शिक्षा प्राप्ति से लेकर रिटायरमेंट तक दोनों साथ ही रहे। मोहन जी थोड़े व्यवहारिक बुद्धि वाले व्यक्ति थे। वह दिल से नहीं, दिमाग से सोचते थे। उन्होंने अपने दोस्त को कई बार समझाया था कि थोड़ा रोक लगाकर रखा करो, किस बात की तुम्हें कमी है, मकान भी तुम्हारे नाम है। बेटे बहू जब भी सिर पर बैठने की कोशिश करे तो धमकी दे दिया करो कि किसी को भी हिस्सा नहीं दूंगा। पर लखन जी को यह बात नामंजूर थी। उनका कहना था कि जब मकान बनवाया ही बच्चों के लिए है तो ऐसी सोच क्यों। लेकिन आज उन्हें लग रहा था अब कुछ करने का समय आ गया है। मोहनलाल जी से सलाह मशवरा करके लखन जी घर आकर अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने आकर खड़े हो गए, जैसे मन ही मन उनसे विचार विमर्श कर रहे हों। एक निश्चय उनके चेहरे पर आया और वह भूखे पेट ही सो गए। किसी ने भी खाने के लिए नहीं पूछा। उन्हें पता था कि उनके दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ गर्मी की छुट्टियों में बाहर जा रहे हैं। किसी को भी यह ख्याल नहीं था कि पिताजी क्या कहेंगे और कैसे कहेंगे। लखन जी ने भी कुछ नहीं कहा। उन्हें अपनी योजना को अंतिम रूप देने का अवसर मिल रहा था। वह चुपचाप शांत भाव से बैठकर सबकी तैयारी देख रहे थे। वैसे भी उनका मन था कि जब बेटे माँ बाप को नहीं पूछते तो बहुओं से क्या उम्मीद रखना। बहुएं तो चाहती हैं कि किसी की सेवा ना करनी पड़े। वह तो पति और बच्चों में ही अपना परिवार देखती हैं। सास ससुर उन्हें बोझ लगते हैं। वह अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत रहती है, पर अपने कर्तव्य की तरफ
आंखें मूंद लेती है। लखन जी अपने मित्र के साथ प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। प्रॉपर्टी डीलर मोहनलाल जी के पुत्र का खास दोस्त था। उनसे मिलकर अपनी व्यथा बताई, कुछ सलाह मशवरा किया। वह वापस आ गए। 10 दिन के बाद जब बेटे बहुए घर लौटे तो मकान पर ताला देखकर सबकी त्योरियां चढ़ गई। छोटी बहू बोली, हद हो गई लापरवाही की। पता था कि आज हम आ रहे हैं तो घर नहीं बैठ सकते थे। उनके गुस्से का कारण भी था कि अब 2 महीने पिताजी को उनके पास रखना था। काफी देर इंतजार करने के बाद दोनों बेटे बहुए सभी मोहनलाल जी के घर की ओर चल दिए और जाते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि पिताजी ने मकान 80 लाख रुपए में बेच दिया है और अब वह कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। दोनों परिवारों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो गया। उन्हें लग रहा था कि यह एक बड़ा मजाक है जो पिताजी ने उनके साथ किया है। गुस्से में दोनों भाई उबल रहे थे। पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मकान की कीमत लगभग 95 लाख की होगी, तो पिताजी ने 15 लाख का घाटा क्यों उठाया? यह उन सब की समझ से बाहर था। कोई चारा न देखकर सब अपने ससुराल चले गए। अगले दिन बड़े बेटे के पास मोहनलाल जी का फोन आया और उन्होंने दोनों बेटों को अपने पास आने के लिए कहा कि कुछ आवश्यक सूचना देनी है। शाम तक का भी इंतजार सबको भारी पड़ रहा था। मोहनलाल जी के पास से जो सूचना उन्हें मिली उससे दोनों बेटों की जुबान पर ताला लग गया। दिमाग जैसे सुन्न हो गया। सोचने समझने की शक्ति ने जैसे साथ ही छोड़ दिया। मोहनलाल जी के अनुसार लखन जी हरिद्वार चले गए हैं और उन्होंने वहां पर एक घर ले लिया है और अब वहीं रहेंगे। यह समाचार पूरे परिवार पर एक भारी प्रहार था। बहुत अनुनय विनय करने पर मोहनलाल जी से पिताजी का पता प्राप्त कर सके और हरिद्वार की ओर चल पड़े। पिताजी का यह कदम उनकी समझ से बाहर था। हरिद्वार पहुंचकर पिताजी को देखकर एक और झटका लगा। पिताजी तो प्रसन्नचित्त और स्वस्थ लग रहे थे। बेटे बहुओं को देखकर उनके होठों पर मुस्कान आ गई। दिल से उनका स्वागत किया और राजू कहकर किसी को आवाज लगाई। आवाज सुनते ही एक लड़का सामने खड़ा हो गया। सबने कौतूहल नजरों से उसे देखा। लखन जी ने सबकी नजरों को नजरअंदाज किया और राजू को 4 प्लेट गर्मा गर्म हलवा लाने के लिए कहा। इसी बीच लखन जी सबके बच्चों की कुशलता के बारे में जानते रहे। बेटे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कौन पहल करे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कुछ पूछने की। इतने में राजू एक ट्रे में 4 प्लेट हलवा लेकर आ गया और सबको एक एक प्लेट पकड़ा दी। किसी ने भी प्लेट को हाथ नहीं लगाया। किसी को बोलते ना देख लखन जी ने कमान अपने हाथ में ले ली और बोलने लगे, तुम सबको हैरानी हो रही होगी और गुस्सा भी आ रहा होगा कि पिताजी को यह क्या सनक सवार हो गई है, लेकिन कारण भी तुम लोग ही हो। मैं और तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को किसी भी प्रकार की कमी आने नहीं दी। तुम्हारी माँ ने मेरी एक अकेली तनख्वाह से कितनी कुशलता से घर को चलाया, यह मुझे तुम सबको बताने की जरूरत नहीं है और आज मुझे यह कहने में कोई भी शर्म नहीं है। उसने अकेले तुम सभी को अपने प्यार से बांध रखा था, पर तुम चारों लोगों ने अपने एक बाप को ही किस्तों में बांट दिया। पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो शांति से दे सकते थे, पर वह भी नहीं हो पाया। पार्लर और किट्टी पार्टी में जाने के लिए सभी के पास वक्त था, पर मेरी 2 रोटियां सबको भारी पड़ रही थी। तुम सभी को अच्छी तरह से मालूम था
कि जिनके पास भी मैं रहता था अपनी पेंशन वहीं खर्च करता था, लेकिन मेरी दवाइयों के लिए किसी के पास पैसे नहीं थे। तुम सबको अपने अधिकार पता थे, पर इस बूढ़े के प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य भी हैं, यह तुम में से किसी को भी याद नहीं रहा। और फिर जब मेरे बेटे ही ऐसे हैं तो बहुओं से क्या उम्मीद रखूं? कहते कहते लखन जी का गला भर आया। दोनों बेटे और बहुएं नजरें झुकाकर बैठे रहे। लखन जी ने दोबारा बोलना शुरू किया। मेरा यह फैसला तुम्हें पसंद नहीं आएगा, यह मैं जानता हूँ, पर इसके जिम्मेदार भी तुम लोग हो। तुम्हें पता चल गया होगा कि मैंने मकान बेच दिया है। 15 लाख के घाटे में। मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। 5 लाख मैंने अपने पोते पोतियों के नाम से फिक्स डिपॉजिट कर दिया है, जो उनके बड़े होने पर उन्हें ही मिलेंगे। मैंने यह घर खरीद लिया है। 2 कमरे, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, सभी सुविधाएं हैं इसमें। मैंने इसमें से आश्रम को 20 लाख रुपए दे दिए हैं। मेरे मरने के बाद यह घर आश्रम की संपत्ति हो जाएगी। अभी अभी जिस लड़के को तुमने देखा वह एक अनाथ लड़का है जो मेरे साथ रहता है। मैंने एक स्कूल में उसका दाखिला करा दिया है। वह पढ़ता भी है और मेरी सेवा भी करता है। 4 लाख मैंने इसके नाम से भी जमा कर दिए हैं। बाकी जो बचा, कितना बचा उसका हिसाब तुम लगा लो। बैंक में मैंने जमा कर दिया है। बैंक से जो भी आएगा और मेरी पेंशन से मेरे और राजू का खर्चा आराम से चल जाएगा। अब तुम लोगों को मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है। जैसे चाहो वैसे रहो। यह सब कहकर लखन जी चुप हो गए और आराम कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों बेटे बहुओं को समझ नहीं आ रहा था कि वह पिताजी की बातों पर अपनी क्या प्रतिक्रिया प्रकट करे, और सामने पड़ी हलवे की प्लेट को देखकर छोटी बहू सोच रही थी कि एक प्लेट हलवे की इतनी बड़ी कीमत सबको चुकानी पड़ेगी, सोचा नहीं था। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।